हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं प्रतीक्षा और एससीईआरटी क्लास 7 की बुक हम पढ़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और आज का जो चैप्टर है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है जल, वाटर। और ये चैप्टर 19 है। इसके बाद हमारी इस क्लास के सिर्फ 2 ही चैप्टर बचेंगे, चैप्टर 20 और चैप्टर 21। दोनों ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर 20 में हम वायु के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 21 में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जल के बारे में बताया गया है। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, जिसमें 97% समुद्री जल, 2% ग्लेशियर व ध्रुव बर्फ तथा 1% जो है वो भूमिगत झील, नदी, तालाब के जल हैं। परंतु क्या सभी जल हमारे लिए उपयोगी हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। हम समुद्र के खारे पानी को नहीं पी सकते हैं। तो जल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जल, यूपी टेट की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स लेकर आया है यूपी टेट 2021 को लेकर, जो कि जनवरी 25 से स्टार्ट हो रहा है और 6 मार्च तक ये चलेगा। इसके बाद भी काफ़ी सारे यूपी टेट के कोर्स आपके लिए आते रहेंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। आप कोई भी ढील ना दें। जल्द ही शासनादेश भी मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो जल्द ही होगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर सीटेट में भी अप्लाई किया है तो फाइनल मैराथन सीरीज़ चल रही है, ये बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी पर। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक ये मैराथन क्लासेस चलेंगी, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपको सीटेट की तैयारी करवाएंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर कोई भी फ्री लाइव क्लास लेते हैं, उसके लिए आपको रेफरल कोड या अनलॉक कोड देना होता है, जिसमें आपको क्या लिखना है? प्रतीक्षा टेट लिखना है, PRATIKSHATET। प्रतीक्षा टेट लिखने से सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको फ़ायदा होगा। और आपका जो कोर्स है वो आपको बहुत कम चार्जेस में पड़ेगा। यानी कि अगर आप 6 महीने का कोई कोर्स लेते हैं तो वो आपको 4800 का पड़ता है, जो कि पर मंथ में 800 का हो जाता है। अगर आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखेंगे तो आपको 10% का यानी कि 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो आपको कोर्स पड़ेगा 720 रुपये पर महीने के हिसाब से, जिसमें आप 6 महीने के अंदर जितने भी टेट के कोर्सेज होंगे उन सभी को पढ़ सकते हैं। आपको बार बार भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बैच कोर्स के लिए। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। का संगठन, प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि संसार के सभी पदार्थ जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्वों से मिलकर बने हैं। इन्हें पंच तत्व माना गया है। मानव का शरीर भी इन्हीं पंच तत्व से मिलकर बना है और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। समय बीतने पर वैज्ञानिकों ने बताया कि जल जो है वो तत्व नहीं है बल्कि एक यौगिक है। तो हमने जो लास्ट चैप्टर्स पहले पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। जो 2 तत्वों से मिलकर बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं, और तत्व जो होते हैं वो किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनते हैं। इसलिए जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें H2 और O2 गैस प्राप्त होती हैं, जो यह बताती हैं कि जल H और O तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अवयवी तत्व हैं। वास्तव में जल का प्रत्येक अणु 2 परमाणु हाइड्रोजन तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। जल का अणु सूत्र क्या है? H2O है। 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 आयतन ऑक्सीजन पूर्ण रूप से संयोग करके जल बनाते हैं। तो 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का क्या बन जाता है? जल का एक अणु बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? H2O कहते हैं। पिछली कक्षा में आपने यानी कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शक द्रव है। जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तथा जल का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं, जिसके कारण जल का विशेष स्वाद होता है। विभिन्न लवणों के घुले होने के कारण ही कुछ जल हानिकारक और कुछ लाभप्रद होते हैं। सामान्यतः कोई द्रव जब ठोस अवस्था में बदलता है तो वह सघन हो जाता है तथा उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परंतु पानी जब ठंडा होकर बर्फ बनता है तब बर्फ का घनत्व जल से कम हो जाता है, तब बर्फ का घनत्व जो है वो जल से कम हो जाता है। यह जल का क्या है, विशिष्ट गुण है। और ठंडे स्थानों में जल के पाइप का फटना, झील का पानी जमने के बाद मछलियों का जीवित रहना आदि जल के कुछ विशिष्ट गुण के कारण ही होता है। इन विशिष्ट गुणों के बारे में हम जानेंगे। बर्फ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम होता है। ध्यान रखिए, बर्फ का घनत्व जो कि ठोस के रूप में बदल चुकी है उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिससे बर्फ का आयतन क्या है, बढ़ जाता है। जिससे बर्फ का आयतन जो है, जितनी जगह घेर रखी है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा अगर पाइप हैं उसमें बर्फ़ जम जाए तो वो फट जाता है, क्योंकि बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। सर्दियों में जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है तो ठंडे प्रदेशों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ताप के गिरने से नलों में आने वाला पानी भी ठंडा होकर जमने लगता है और पानी जमने से क्या हो जाता है, बर्फ़ का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, जिससे नल या पाइप क्या होते हैं, फट जाते हैं। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इम्पॉर्टेंट है, ये इस तरह के जो पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि आपने देखा होगा जो ऐसी झीलें होती हैं जहाँ पर बर्फ़ जो है जम जाती है, फिर भी झीलों में रहने वाली जो मछलियाँ हैं वो ज़िंदा रहती हैं। क्योंकि क्या होता है, जब ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो तालाबों और झीलों का पानी बर्फ़ बनकर जमने लगता है और जमी हुई बर्फ़ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से यह पानी की सतह पर तैरने लगती है। बर्फ़ का पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। जो बर्फ़ है वो पानी को ढक लेती है। जैसे ये पानी है, ये झील है, अब ये बर्फ़ यहाँ पर जम चुकी है, बर्फ़ यहाँ पर जम चुकी है। अब इससे क्या होगा, जो बाहर की ठंडक है ना वो यहीं तक रहेगी, अंदर तक नहीं जाएगी, जिससे कि जो झील का जो तापमान होता है वो नीचे ठंडा नहीं रहता, बल्कि ऊपर ऊपर जो जहाँ ये बर्फ़ जमी होती है वो ठंडा रहता है और यहाँ बर्फ़ की परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान बन जाती है। तालाब या झील की सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है। यहाँ अगर 0 है, ऊपर माइनस में भी होगा, लेकिन यहाँ चादर की तरह जो बर्फ़ ढक चुकी है उससे नीचे का जो ताप है वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही रहेगा। तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ़ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं आने देती है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। जल की धातुओं से क्रिया। जल उदासीन है किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और सोडियम ठंडे जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है। लोहा एक ऐसी ही धातु है जो नम वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। लगातार पानी और वायु के संपर्क में आने पर लोहे में जंग लग जाती है और लोहे का संक्षारण यानी कि लोहा जो है वो घिसने लग जाता है, कम होने लग जाता है, संक्षारण होने लग जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इन धातुओं पर पेंट या लेप को चढ़ाकर बचाया जाता है। तो सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकालती हैं।
आपके घर पर जब किसी को डिहाइड्रेशन होने लगती है तो आप उसे क्या देते हो? चीनी और नमक को पानी में घोलकर ORS बनाकर पिलाते हो। जल जो है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर एकदम से झाग निकलते आपने देखा होगा, ऐसा क्यों होता है? यह झाग जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होने के कारण प्राप्त होता है। इसी प्रकार जल में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी घुली होती है और जिससे क्या होता है, जलीय जीव श्वसन क्रिया करते हैं। जो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है उसी ऑक्सीजन से जो जलीय जीव हैं, जैसे मछली है या और भी जलीय जीव हैं, वो अपनी सांस लेने की जो क्रिया है वो करते हैं। तो आपने सुना होगा एक BOD आपने सुना होगा। जो हमारे जितनी भी नदियां हैं उनके प्रदूषण, यानी कि जो नदी है वो कितनी गंदी है, वो जो चेक होता है वो BOD के माध्यम से ही होता है। जितनी ऑक्सीजन कम होगी जल में, जितनी ऑक्सीजन कम होगी नदी उतनी ही प्रदूषित होगी। जितनी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी नदी उतनी ही शुद्ध होगी। तो ये आप ध्यान रखिए। और नदी के पानी की जो जांच है कि नदी प्रदूषित है या नहीं है, वो BOD के द्वारा ही होती है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जल के इसी गुण के कारण, हाँ, तो जल में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी घुली होती है जिसे जलीय जीव श्वसन क्रिया करते हैं। स्पष्ट है कि जल में ठोस, द्रव या गैस सभी घुल जाते हैं। जल अधिकांश पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है। आप जान गए होंगे जल में अनेक ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ घुल जाते हैं, परंतु सभी पदार्थ पानी में समान मात्रा में नहीं घुलते हैं। जैसे नमक पानी में पूर्ण रूप से विलय है, यानी कि नमक जो है पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है, परंतु चौक कम विलय है, यानी कि चौक जो है खड़िया वो कम घुलती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जल एक सार्वभौम विलायक है तो है, किंतु कुछ पदार्थ जल में ज़्यादा घुलते हैं और कुछ पदार्थ जल में कम घुलते हैं। जल में अन्य लवण जैसे कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये फॉर्मूले भी आप ध्यान रखें, कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर बुक में दे रखे हैं तो आपको याद भी करने हैं। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 आदि अधिक विलय तथा विभिन्न खनिज जैसे जिप्सम, खड़िया आदि कम विलय हैं। वायु में मुख्यतः ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। जल में विलय वायु की मात्रा बहुत ही कम होती है। सामान्य ताप पर 100 मिलीलीटर जल में 4 मिलीलीटर वायु विलय रहती है, किंतु यह विलय वायु जल में पाए जाने वाले जीवधारियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जलीय जीव जंतु पानी में घुली वायु से ही ऑक्सीजन ग्रहण करके जीवित रहते हैं। अगर पानी गर्म हो तो वहाँ पर जलीय जीव रह ही नहीं सकते, क्योंकि पानी को उबालने से या पानी के गर्म होने से जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकल जाती है। तो अगर क्वेश्चन एक सीटेट में ये भी पूछा गया है कि कोई मछली को उबले हुए पानी को ठंडा करके रखा है और उस पानी में मछली को डाल दिया है, तो मछली क्या है, वो मर जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो पानी को बॉईल किया है, पानी को जो उबाला है, उबालने से क्या हुआ, पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई थी वो उड़ गई, बाहर निकल गई। अब पानी में तो ऑक्सीजन की कोई मात्रा नहीं रही। जब आपने उसमें मछली को डाला तो उसको जीने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो है नहीं कि मछली जल की रानी है तो सिर्फ जल ही चाहिए। जल में जो घुलित ऑक्सीजन है वो उसके लिए ज़रूरी है। सिर्फ जल ज़रूरी नहीं है, जल में घुलित ऑक्सीजन ज़रूरी है। और ऑक्सीजन आपने जब उबाल के पानी को ख़त्म कर दी तो वो मछली भी ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने से वह मर जाती है। तो ये उसका आंसर था। अब यहाँ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो जल का खारापन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम अभी यहाँ पर छोड़ते हैं। देन जल की कठोरता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं मृदु जल कहलाते हैं, और जो जल साबुन के साथ कम झाग देते हैं कठोर जल कहलाते हैं। जल की कठोरता किन लवणों के घुलने से होती है? जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के विभिन्न लवण के कारण जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता और दूसरी होती है स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता क्या होती है? जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है, और इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाते हैं। जैसे उबालकर, जल को उबालने पर इनमें घुले कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाते हैं? अविलय लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा जल में ही घुल जाती है और कुछ मात्रा वातावरण में चली जाती है, जिससे कि पानी शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा चूना मिलाकर, आपने देखा होगा लोग पानी की टंकियों को या पानी को साफ करने के लिए उसमें चूना मिला देते हैं, तो इस विधि को क्लार्क विधि कहते हैं। इसमें जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जिससे जल में घुलित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट चूने के पानी से क्रिया करके अविलय लवण बन जाते हैं, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है, तो ये जो जल है वो शुद्ध हो जाता है। क्या आप जानते हैं वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। यह कार्बनिक अम्ल मृदा या चूना पत्थर में उपस्थित अविलय कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, जिससे जल में विलय खनिज कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। इसके बाद स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता भी दूर की जा सकती है, जैसे धावन सोडा के द्वारा। कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। इसकी एक निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए लवण CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आदि धावन सोडे से क्रिया करके अविलय लवण बनाते हैं, जिन्हें छानकर अलग करके ये स्थायी जो कठोरता है इसको दूर कर सकते हैं। परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि, यह विधि आयन विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। जियोलाइट तथा परम्यूटेट का पूरा नाम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जिसका सूत्र Na2Al2Si2O8XH2O है, जिसे Na2Z से भी प्रदर्शित करते हैं, जहां Z Al2Si2O8XH2O है। जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले कैल्शियम Ca2 व मैग्नीशियम Mg2+ आयनों का जियोलाइट से उपस्थित सोडियम आयन से विनिमय हो जाता है। तो ये सब इतना आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आप एक जनरल नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल प्रदूषण के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो वातावरण यानी कि वायु, जल, मृदा में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट्स। प्रदूषण के बारे में मैंने पढ़ाया है, क्या प्रदूषण होते हैं, कौन कौन से प्रदूषक होते हैं। हमारी वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषण प्राकृतिक तथा कृत्रिम यानी कि प्राकृतिक जो कि प्रकृति के द्वारा होते हैं, और कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा होते हैं, दोनों प्रकार का हो सकता है। जीवन के लिए वांछित पदार्थों में जल का प्रमुख स्थान है। साथ ही जल परिवहन, कृषि और उद्योगों के लिए परमावश्यक है। जब जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न हो जाए जिससे यह जीवों के लिए हानिकारक तथा प्रयोग हेतु अनुपयुक्त हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं।
तो बहुत सारे कारण हैं, हानिकारक प्रभाव हैं जो जल प्रदूषण से होते हैं, जैसे उर्वरक और कीटनाशक आदि जल व खाद्य श्रृंखला द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, जो हानिकारक है। इसीलिए डीडीटी पर रोक भी लगा दी गई है। जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक जल प्रदूषण नियंत्रण और उसे अब वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण। तो जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं, जिससे कि जो जल है वो दूषित ना हो और सभी जीव उस जल का फ़ायदा उठा सकें। गंगा का जो जल है, ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिए, गंगा का जो जल है अधिक दिनों तक शुद्ध क्यों रहता है। आपने देखा होगा कि गंगा का जल शुद्ध रहता है, काफ़ी दिनों तक आप अपने घर में भी रखते हैं तो भी वो जैसा है वैसे ही बना रहता है। गंगा के जल में बैक्टीरिया व अन्य अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज, ध्यान रखिए, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है और इसी कारण गंगा का जल कई दिनों तक शुद्ध रहता है। अगर कोई गंदगी आती भी है तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, वो एक तरह से उन गंदगी को खा जाते हैं, जिससे कि गंगा का जो जल है वो शुद्ध रहता है। गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए गंगा कार्य परियोजना के अंतर्गत शहरों व औद्योगिक अपशिष्ट को सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा शोधित करके गंगा नदी में भेजा जाता है। वातावरण को स्वच्छ रखने में हमारा भी योगदान हो सकता है। इसके लिए आप कई तरह की उपाय कर सकते हैं, जैसे जो कूड़ा है वो खुले में ना फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, पॉलीथीन वगैरह का उपयोग ना करें। जल संरक्षण, तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में देखे गए हैं, कभी जल दिवस पूछ लिया जाता है, कभी पृथ्वी दिवस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के दिवस आपको आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो जल दिवस 22 मार्च को हम मनाते हैं। तो यहाँ जल का संग्रहण, जिसे हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर एंड होता है। हमने क्या सीखा, एक बार रिवीजन। पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, जिसमें 97% समुद्र जल, 2% ग्लेशियर व ध्रुव बर्फ तथा 1% भूमिगत जल पाया जाता है। जल तत्व नहीं है बल्कि एक यौगिक है। जल ठंडा होकर जब बर्फ बनता है तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है, जिससे जल से बर्फ बनने में आयतन बढ़ जाता है। ये जल का विशिष्ट गुण है। सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। समुद्र में लवणों की अधिक मात्रा घुली होने के कारण समुद्री जल खारा होता है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण व स्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। ऐसे पदार्थ जो वातावरण में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। सीवेज शोधन संयंत्र में प्राथमिक उपचार, जैव उपचार, क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय, अवशोषण, तल छटीकरण, बालू छन्नक आदि विधियों का प्रयोग लाया जाता है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल का संग्रहण कुआं, तालाब, बावड़ी आदि के लिए द्वारा किया जाता है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो ये हमने पढ़ा भी था और मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया भी था कि आप इसको ध्यान रख सकते हैं, और इसका सही है आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम जल में के साथ तेजी से क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो
कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और यानी कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। इसी के साथ हमारा ये आज का जो चैप्टर है वो एंड होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वायु, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग।